नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत को एकजुट करने और देश को मजबूत करने के मकसद से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये गुजरी। 145 दिनों में 4000 किलोमीटर तक का सफर तय किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान, भारतीय सीमा के क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा उठाया। खुद राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। अपने ऊपर उठ रहे सवालों को खारिज कर एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित होते हुए नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा भले ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की छवि सुधारने में मदद करे, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का रास्ता आसान नहीं रहने वाला। पार्टी में नेतृत्व को लेकर खुलकर तनातनी हम सब पहले भी देख चुके हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने संगठन का पुनर्निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल इंडिया में हम सवाल यही पूछ रहे हैं आज कि क्या कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? क्या भारतीय राजनीति को बदल पाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा? और राहुल गांधी यात्रा ने लोगों को जोड़ा है, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएंगे? नाम ओम्मू है उसका। उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए। प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूं, पापा मर गए। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वो ही हुआ है। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हों, फोन कॉल बंद हो। पीछे कर आप भैया, हाथ पीछे कर आगे। ओ भैया हेलो, इसको बोलो क्या किसी बच्चे को, क्या कर रहे भैया, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। आपने हमारे देश में
एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि ये देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। कि उनकी जो ये यात्रा निकली ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, आप लगातार कांग्रेस को कवर करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को भी उम्मीदें हैं और लोगों ने भी कहा कि इस पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है, क्या भारतीय सियासत को, उमा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये बदल पाएगी? क्योंकि अब एक अप्रोच जो है वो बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है राजनीति की। जी देखिए, राजनीति के अप्रोच को बदलने की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि जो राजनीति का जो डिस्कोर्स है या जो राजनीतिक संवाद है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या ऐसे माध्यम से हो रहा है जो एक तरह से एक तरफा संवाद की बात है और इसलिए उन्होंने सड़क पर उतरना मुनासिब समझा। अब जबकि 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा की समाप्ति वो कर चुके हैं, औपचारिक तौर पर ये समाप्त हो चुकी है, तो अब कांग्रेस के पास दो बात है विचारने को। एक तो अगली रणनीति उसकी क्या हो और दूसरा जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अभी तक किया है, राहुल गांधी ने जो किया है उसका पार्टी को क्या फायदा होगा। ये मोहब्बत इनका एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि इन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो लगाने आए हैं। बड़ी बात यह है कि समाज में अगर बंटवारे की बात है तो क्या उस खाई को वो पाट पाए हैं जो इनके मुताबिक वो खाई हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये राजनीतिक यात्रा इसको नहीं कहते तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी को ताकत के तौर पे जन समर्थन कहां से मिलेगा। इन्होंने महंगाई के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, तमाम वो मुद्दे उठाए जो इनको लगता है कि जनता से जुड़ा हुआ है, जनता का सरोकार उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जब आने वाले समय में राज्यों के चुनाव होंगे तो इस यात्रा का क्या असर रहा जनमानस पर। लोगों ने बड़ी तादाद में लोग इनसे आकर जुड़े, पैदल भी चले कई किलोमीटर तक। तो अब सबका दारोमदार इस बात से नजर आएगा कि क्या आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन को तलाशती हुई इस यात्रा को उसने शुरू की थी, क्या वो जमीन से अपने आप को कनेक्ट कर पाई है। दूसरी अहम बात यह है कि क्या कार्यकर्ताओं को के अंदर जो मनोबल बना है और जो जोश बना है उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए। राहुल गांधी से कल इस बाबत भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि कई आइडियाज उनके पास हैं, अभी फिलहाल वो कोई एक बात नहीं कर रहे और क्योंकि यात्रा लंबी थी, अभी समाप्त हुई है तो इसमें थोड़ा सा आराम की भी जरूरत है इसके बाद, क्योंकि हजारों किलोमीटर चले हैं लोग, जो भारतीय यात्री हों या खुद राहुल गांधी। तो अब देखना यह है कि एक तो कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति आगे अपनाती है और दूसरी एक अहम बात जो इस यात्रा के समापन समारोह के मौके पर देखने को मिली, क्योंकि 23 पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया था, 12-13 पार्टियों के जो नेता हैं या उनके नुमाइंदे इसमें शामिल हुए, तो विपक्ष को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए और एक मजबूत फ्रंट बनाने के नाम पर कांग्रेस क्या कुछ करती है इस पर भी निगाह होगी। क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि कई जगहों पे वो अपने बूते अकेले नहीं लड़ सकती, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, उनको साथ लेने की जरूरत है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों की भी उस इलाके में अपना इंटरेस्ट है, अपना हित है, तो वो क्यों कर कांग्रेस के साथ आए। तो एक बड़ा सवाल है और जैसा आगे राज्यों में 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो इन सब बातों पर कांग्रेस को एक रणनीति बनानी होगी और एक मजबूत फ्रंट के तौर पर सामने आना होगा। दारोमदार इसी पर निर्भर करेगा कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ मिला। बिल्कुल उमा, एक बार बार जो राहुल गांधी को लेकर कहा जाता रहा या उनके विपक्षी जो हैं वो उन पर हमेशा ये कटाक्ष करते रहे कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। कम से कम इस यात्रा ने उस छवि को राहुल गांधी की बदला है कि जो उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता था, एक गंभीर नेता के रूप में वो स्थापित होते हुए नजर आए। लेकिन हम देख चुके हैं कि खुद कांग्रेस के भीतर बहुत सारी अंदरूनी कलह जो है वो नजर आई। खुद कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। क्या अब वो कम से कम जो देखने को मिलता था वो खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के भीतर?
जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ी मांग ये थी कि गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष हो और चुनाव के जरिए अध्यक्ष लाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और कमान अपने हाथ में वो ले चुके हैं। हालांकि सवाल फिर भी उठ रहा है कि क्या तमाम फैसले वो ले रहे हैं या उनके बिना पे गांधी परिवार ले रहा है। दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है राजस्थान जैसा राज्य जहां पे अंदरूनी झगड़ा बहुत ही तेज है और अभी वहां सचिन पायलट ने यात्रा भी निकाली और उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। ये झगड़ा काफी पुराना है और क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव है तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने वहां के अंदरूनी झगड़े को खत्म नहीं किया तो वहां लेने को देने पड़ सकते हैं। जो एक मंसूबा कांग्रेस पाले बैठी है कि सरकार वहां पे रिपीट कर सकते हैं, उसको झटका लगेगा। तो अंदरूनी झगड़े की जो बानगी है कांग्रेस पार्टी में कई मौकों पर अलग अलग तौर पर देखने को मिलती है। इस यात्रा के दौरान जरूर कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। हालांकि तब भी कई नेता समय समय पर साथ छोड़ते चले गए। गुलाम नबी आजाद जो कि खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो छोड़कर चले गए। हालांकि उनका अपना एक मकसद था, अपना एक एजेंडा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जहां से शुरुआत की है और जिस मकसद के साथ ये यात्रा निकाली है उसका वो माने या ना माने अंतिम लक्ष्य जो है वो सत्ता की प्राप्ति ही है। बेशक इस बात को नकारे कांग्रेस। तो ये देखना होगा कि अब कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों को किस तरह से काबू में रखकर उस पर पार पाकर और खासतौर पर राजस्थान जैसे झगड़ों को निपटाकर कैसे एकजुटता का प्रदर्शन करती है। क्योंकि 24 तो अगले साल आएगा, 23 में 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने जीता था, इस बार वहां फिर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन वहां पे भी जो एक जो खेमेबाजी है वो जोरों पर है। तो इन झगड़ों से निपटकर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है। बिल्कुल उमा, आपसे एक अंतिम सवाल मैं आपका परसेप्शन यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत कुछ देखा है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरह से वो सत्ता से दूर होती चली गई, जनता से जो जुड़ाव था वो कम होता चला गया। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में ये जो यात्रा रही ये इस पार्टी में जान फूंक पाएगी? जी देखिए, कार्यकर्ताओं में मनोबल तो आया है, कार्यकर्ताओं में जोश आया है और उनको लगा है कि उनका सबसे बड़ा नेता जो है वो सड़कों पर है, तो उनको भी लोगों को जोड़ना है। और इसलिए हमने देखा कई इलाकों में भारी भीड़ जो है वो यात्रा से जुड़ी। लेकिन भीड़ का जुटना एक बात होता है और मुद्दों के साथ लोगों का सामने आना एक बात होता है। हमने ये देखा है कि चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ये सब मुद्दे ऐसा लग रहा था कि जनता में इसको लेकर खासी नाराजगी है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा भी बनाया। लेकिन चाहे वो 2017 हो यूपी का चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को उस पर कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि बहुत बुरी तरह से कांग्रेस 2019 में भी हारी। तो मुद्दों पर लोगों को साथ लेने की कोशिश करना और लोगों का साथ आ पाना, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठनात्मक मजबूती की जहां तक बात है, तो अब जब कांग्रेस पार्टी को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को करवट लेती है। जो एक शिविर है वो होना है, महाधिवेशन जो है वो होना है रायपुर में इसी महीने फरवरी में 16-17 फरवरी को। तो उसमें कांग्रेस किस तरह के फैसले लेती है, क्या युवाओं को लेकर सामने आती है, युवाओं को जिम्मेदारी सौंपती है। जैसा कि उदयपुर चिंतन शिविर में फैसला किया गया था कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% जो पार्टी का जो पद है वो दिया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस के पास फैसले लेने का वक्त है और किस तरह के फैसले लेकर सामने आती है उससे तय होगा कि इस यात्रा से जो मोमेंटम पैदा हुआ है उसका कोई फायदा कांग्रेस को होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए और इस खास चर्चा के लिए। जिस तरह से श्रीनगर से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे थे और ये एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो मोमेंटम इस यात्रा से खड़ा हुआ है क्या उसको कांग्रेस पार्टी बनाए रखेगी, क्योंकि 2024 आने में अभी वक्त है और उस मोमेंटम को खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जनता के मुद्दे उठाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब बिहार की राजनीति की बात करते हैं, जहां पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। वो बोले कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 में बीजेपी ने पीछे पड़कर जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, जबकि वो बीजेपी को छोड़ चुके थे। उनका ये भी बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में बिहार बीजेपी कार्यकारिणी में जेडीयू के साथ फिर कभी गठबंधन नहीं करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इससे पहले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जेडीयू के बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। सुनवाते नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा।
बापू की बात है, उसको तो हमेशा याद रखना है। एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान। और हम लोग काहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में। तो नीतीश कुमार को आपने यहाँ पर सुना। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। मनीष, बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दिया है बापू की पुण्यतिथि पर। उन्होंने बापू का जिक्र भी किया नीतीश कुमार ने, और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला क्यों हुआ, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चल रहे थे। तो एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। किस तरह से इसे देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, आज नीतीश कुमार ने बापू की पुण्यतिथि के ऊपर में कई सारी बातें कही, जिसमें महत्वपूर्ण यही था कि वो मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना उन्हें कबूल नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव को वर्तमान बीजेपी ने फंसाया है। उनके खिलाफ हाल ही में भी कई मामले ऐसे शुरू किए गए, जिससे कि फिर से ये जो महागठबंधन बना है उसमें टूट फूट हो। तीसरी बात उन्होंने अदिति ये कही कि जब वो बीजेपी के साथ गए, ये जो आज की बीजेपी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो बीजेपी है, ये बीजेपी किस प्रकार से उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की उन्होंने साजिश रची थी। इसी के लिए इस बीजेपी के साथ में अब वो कोई उन्होंने संबंध तोड़ा है, और अब उनके पास वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। एक तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के न केवल अपने सहयोगी नेताओं, वोटरों और समर्थकों को यह संदेश देना की कोशिश की है कि जो भी खबरें चलती है, अटकलें चलती है, हालांकि आज जो उन्होंने कहा है उसका प्रोवोकेशन यह था कि दरभंगा में शनिवार रविवार को 2 दिवसीय बिहार बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई थी। उसमें बिहार के जो प्रभारी विनोद तावड़े हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी बात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हुई, और इन दोनों नेताओं ने कहा है कि भविष्य में नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। इसकी अब कोई सारी संभावनाएं इसकी खत्म हो चुकी है, और नीतीश कुमार आज उसी का जवाब दे रहे थे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने अपने महागठबंधन के सहयोगियों, वोटरों को एक तरह से आश्वस्त किया है कि फिलहाल जो भी अटकलें हों, जो भी राजनीतिक कयास लगाए जाए, लेकिन वो महागठबंधन के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अदिति। बिल्कुल मनीष, तो अपने सहयोगियों को और बिहार की जनता को एक तरह से संदेश यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी इन पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की सियासत की तरफ नजर रखे हुए हैं। लगातार वो जो विपक्षी एकजुटता है उसकी अगुवाई करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो भी है यहाँ पर कि उनकी जो छवि बनी थी पलटू राम की, उससे वो कहीं ना कहीं मुक्त होने की कोशिश करते हुए भी नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ओडिशा की बात कर रहे हैं, जहां से दुखद खबर आई। स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की कल हुए जानलेवा हमले के बाद दुखद मौत हो गई है। कल झारसुगुड़ा के बृजराज नगर में एसआई गोपाल कृष्ण दास ने उन्हें गोली मार दी। जो वहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहा था उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे ये एसआई गोपाल कृष्ण दास, और उन्हीं ने गोली मार दी, जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर भी पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है गोपाल कृष्ण दास को। उसके परिवार ने यहाँ पर यह कहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, बहुत सालों से वो दवाइयाँ ले रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल नवकिशोर दास के निधन पर खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गहरा शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके निधन से स्तब्ध हूँ, व्यथित हूँ। साथ ही वो बोले कि स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास सरकार और पार्टी के लिए बहुत ही अहम थे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, आप खुद वहां पर पहुंचे और बहुत बड़ा एक जन सैलाब हमने देखा नव किशोर दास के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, जिससे ये पता लगता है कि वो कितने लोकप्रिय नेता थे, कितने प्रभावशाली नेता थे। लेकिन ये जिस तरह से पूरा मामला हुआ सौरभ, इसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जो सुरक्षा में लगा हुआ था, एक तो उसी ने हमला कर दिया, इस तरह से गोली चला दी अपने मंत्री के ऊपर, और दूसरा कि सुरक्षा को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और अब पार्टी में एक जो गहरा संकट आ गया है वो भी एक सवाल है यहाँ पर। देखिए, धीरे धीरे सारे चीजें सुलझ रहे हैं, जो उलझे हुए सवाल है उनके भी जवाब मिलने लगे हैं। अब हमें जो पता चला है वो ये है कि अब हमें जो पता चला वो ये है कि जो गोपाल कृष्ण दास है वो वहां पे पहुंचे थे ये काम के मकसद से। वो जरूर मिनिस्टर को गोली मारना चाहते थे। ये एक तरीके से अब जो अधिकारी जांच में लगे हैं उनके तरफ से ये क्लियर है, क्योंकि वो अभी जो बाकी जो एक कुछ वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि वो धीरे धीरे कैसे मिनिस्टर के सामने जाता है जब उनके मिनिस्टर का गाड़ी आके रुकता है। हालांकि उनके साथ साथ दूसरे लोग भी जा रहे हैं जो फोटो खींच रहे हैं वगैरह, लेकिन ये जो है ये इनके गोली चला देते हैं। और इसमें दो तीन चीज जो बाद में जाके जो प्रोब में सवाल खड़ा करेगा वो ये है कि देखिए, जो वेपन है जिसको इस्तेमाल किया गया है वो वेपन गोली चलाने के बाद बाकी लोगों ने भी हैंडल किया है, क्योंकि उनसे वेपन छीनने की कोशिश किया गया उस वक्त। दूसरी चीज जो है, ये गोपाल कृष्ण दास को मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाया गया था, वहां पे ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए उनको लगाया गया था। ये एक आउटपोस्ट में थे, तो ये क्यों यहां पहुंचे बंदूक लेके? उनके सामने से बंदूक मतलब खोल के निकाल के फिर गोली चलाना, ये एक प्लान किया हुआ साजिश ऐसा लग रहा है इस वक्त जांच अधिकारियों को। और वो कह रहे हैं कि इससे आगे बात करना इस वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको हर चीज को फोरेंसिकली एग्जामिन करना है। तो दूसरी तरफ गंभीरता से और गहराई से जांच हो कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना सामने आई है उस पर आगे कम से कम ऐसा कोई उदाहरण देखने को ना मिले, क्योंकि एक मंत्री को ओडिशा के लोगों ने यहाँ पर खोया है। ओडिशा सरकार के लिए भी इस वक्त ये दुखद घड़ी है, क्योंकि कल जब हमला हुआ था तब सभी ये प्रार्थना कर रहे थे, सभी इस उम्मीद में थे कि शायद नव किशोर दास जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो खबर पाकिस्तान से आई, जहां पर पेशावर में एक मस्जिद में धमाका हुआ है। खबरों के मुताबिक इसमें 70 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद की एक दीवार तक गिर गई है। कई लोग इस दीवार के नीचे दब गए और इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों की इसमें जान भी जा सकती है। ये एक बड़ी मस्जिद थी जिसमें दोपहर के वक्त की नमाज चल रही थी और उस नमाज को अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद ये ज़बरदस्त धमाका हुआ और वो दीवार गिर गई जिसके नीचे कई लोग दब गए हैं। यहाँ पर राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है 70 के करीब लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की हालत उसमें गंभीर बनी हुई है। अजमेर दरगाह में उर्स के दौरान कल हंगामा और मारपीट देखने को आई है। बताया जा रहा है कि विवादित नारे को लेकर यह मारपीट हुई है। इसमें खादिम और जायरीन आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस भिड़ंत में कई लोगों को चोट लगी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 811वें उर्स के दौरान ये झड़प देखने को मिली। खबरों के मुताबिक बरेलवी समाज के कुछ लोगों ने अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर नारेबाजी की और इसके बाद दरगाह के खादिम भड़क गए और वो नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के दखल से मामला शांत हो गया। इस मामले में किसी प्रकार की कोई शिकायत फिलहाल पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन तस्वीरें उस वक्त की बता रही है कि काफी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। और अब फिल्म पठान की बात करते हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान कामयाबी के नए झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही है। पहले 5 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में कुल 542 करोड़ की कमाई की है। 335 करोड़ का कलेक्शन भारत में हुआ है और विदेश की जो कमाई है वो
7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अभी जिस तरह से फिल्म ने शुरुआत की है, आगे आने वाले दिनों में भी फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हम सीधा चल रहे हैं मुंबई, हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज वहाँ पर मौजूद हैं। आज पठान की जो स्टार कास्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, तो पूजा भारद्वाज के पास हम यहाँ पर चल रहे हैं। पूजा, पहले दिन जब फिल्म रिलीज हो रही थी तब भी आपसे ही शुरुआत हमने की थी और उस दिन ही जो जनता का, फैंस का क्रेज था वो देखने के काबिल था। पूजा, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या कुछ माहौल वहाँ पर है? कितनी देर है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में? और पूजा, ये जो पहला ओपनिंग वीकेंड है इसी में 500 करोड़ पार कर चुकी है फिल्म, आगे यानी कि कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिल्कुल अदिति, और जो भी रिव्यूज़ कहें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, शाहरुख के फैंस को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ पर 2 से 3 बार पठान देखने जा रहे हैं और यही रिजल्ट है कि आप देखें 5 दिन में 500 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड अगर क्रॉस ये कलेक्शन पार कर चुका है तो अपने आप में कई रिकॉर्ड्स फिल्म बना चुका है। और जो बड़ी फिल्में हैं जो कमाई कर चुकी है, जैसे कि बाहुबली, दंगल की बात करें या KGF 2 की बात करें, अब वहाँ पर फिल्म टारगेट कर रही है कि इनके आंकड़ों को कैसे पीछे करें वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के नाम पर। लेकिन देखते हैं पहला वीकेंड जैसा रहा है, दूसरे वीकेंड तक कहाँ तक ये जोश बरकरार रहता है बॉक्स ऑफिस पर, वो बहुत कहना मुश्किल है। और वो जोश बरकरार है, इसीलिए शाहरुख खान का जो आज का इवेंट है, आपने देखा होगा इसके पहले कभी भी प्रमोशनल इवेंट पठान का हुआ नहीं, कोई इंटरव्यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म से पहले हमेशा स्टार कास्ट इंटरव्यूज़ देती है, बात करती है। वो सारे इवेंट्स जो लोगों को लग रहा था कि हो सकते हैं वो हुए नहीं। और यहाँ पर आज जो ये इवेंट है, फैंस को भी उसमें शामिल किया गया है। और आप देखें ये चेहरे जो आपको कुछ उस दिन भी दिख रहे होंगे, आज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोगों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया। ये तो मीडिया इवेंट लग रहा था, लेकिन आप लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं आप लोगों की? नहीं, एक्चुअली हम फैन क्लब से हैं, टीम शाहरुख खान फैन क्लब, और फैंस के बिना तो शाहरुख सर का कोई भी इवेंट बहुत अधूरा है। हाँ। क्योंकि वो जो भी हैं, जहाँ भी हैं, फैंस की वजह से हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें इसका हिस्सा बनने का मौका इन्वाइट किया गया टीम शाहरुख खान फैन क्लब को, हमारे मेम्बर्स हैं ये, तो बहुत खुशी है। और बहुत अच्छी बात है कि शाहरुख सर आप किसी से भी इंटरेक्ट जल्दी किए नहीं थे, तो अभी बात करेंगे, बताएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 5 डेज़ में 500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सब कुछ वापस आ चुका है, सब कुछ अपने ट्रैक पे आ चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। तो आज कुछ ऐसा आप लोग स्टेज पर करने वाले हैं, शाहरुख आप लोगों से बात करने वाले, कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ साझा? देखिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता वो बुला ले हमें डांस करने के लिए, झूमे जो पठान पे डांस कर लेंगे। बट ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं है, बट हाँ, अगर वो बुलाएंगे तो हम ज़रूर डांस कर लेंगे उनके साथ। अच्छा, एक बात हाईलाइट कर दें यहाँ पर कि मीडिया के सवाल का जवाब यहाँ पर सवाल नहीं लिए जाएंगे। तो मीडिया से जो इंटरेक्शन है सिर्फ इतना होगा कि मीडिया के लिए ये इवेंट ज़रूर है, मीडिया को बुलाया गया है, लेकिन शाहरुख सीधे मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं लेंगे। लेकिन हो सकता है कि फैंस के सवाल ज़रूर लें। मीडिया से तो भले ही सवाल ना ले शाहरुख, लेकिन हो सकता है आप लोगों के सवाल ले। तो आपको मौका मिला तो आप क्या सवाल पूछेंगी? हम पूछेंगे कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है पठान में? अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट सीन है, आप बताइए। मुझे तो वही है जो जब बोलते हैं ना, पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। So that's my. How old are you? I'm 21. I look like a kid, but I'm 21. कैसी लगी आपको पठान? कितनी बार देखी आप लोगों ने? मैंने ऑलरेडी 7 टाइम्स देख लिया है, और आज का मेरा प्लान था, बट मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आने वाली, तो अभी नेक्स्ट कल जाऊंगी मैं। 5 दिन में 7 बार आपने देखी है? समझ नहीं आई थी फिल्म पहली बार में? फर्स्ट टाइम में तो हमने जो हल्ला मचा, लाइक देख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं वो मोमेंट कभी रिलीव नहीं कर सकती, बट मुझे रिलीव करना है। मतलब बहुत ही अलग लेवल का था। आज शाहरुख को आप पहले देख चुकी है सामने से? हाँ, और कल भी मैंने उनको देखा था कि ये मेरे लॉक स्क्रीन के घर के बाहर थी आप? यस, एकदम नीचे थी, और उन्होंने एक बार मुझे बस एक बार देखा, जो 1 सेकंड के लिए भी, बस मैं वहीं पे रोने लगी। आज शाहरुख होंगे तो क्या करेंगी आप? आज शाहरुख भी होंगे, जॉन भी होंगे, दीपिका भी होंगी। मुझे अब तक लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, कल से अब तक वो मेरा सपना ही कंटिन्यू चल, मैं अभी रोने वाली हूँ, ऐसा लग रहा है। मत रोइए प्लीज, ऐसा मत करिए। और जब आपको पता चला कि आप लोगों को मौका मिलेगा शाहरुख से मिलने का, ऐसे सामने आने का, पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? पहले तो बहुत खुश हुए थे कि हम अपने टीम मेंबर के साथ जाएंगे और उनको देखेंगे साथ में। अभी तक तो मूवी 8 बार देख चुके पठान। आपने 8 बार देख ली? 8 बार आपने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, 6 बार मैंने देखी है। 6 बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8 बार मेरा हो गया संडे तक का, और आज भी जाने वाला था,
पर अचानक मालूम पड़ा कि नहीं कुछ हो रहा है मीडिया इंटरेक्शन, तो हम भी अपना कोशिश किए और हमको इन्वाइट किया गया। आपको मौका मिला तो क्या सवाल करेंगे? मौका मिला तो सवाल नहीं, हम प्यार करेंगे, हम उनसे सवाल नहीं करते, बस देखने आए हैं, उनको निहारने आए हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी अदिति। बिल्कुल पूजा, बहुत ही संक्षेप में बता दीजिए आपने कितनी बार देखी है फिल्म? हाँ, फैंस तो 6 और 7 बार देख चुके हैं। एक बार देखी मैंने अदिति। ठीक है पूजा, आपके पास एक बार लौटेंगे। देख चुकी हूँ जी। और बहुत सारे सीन्स मुझे समझने में तकलीफ इसलिए भी हुई क्योंकि बहुत शोर हो रहा था थिएटर में। तो आप देखें, मुझे लगता है कि ये जो एक स्टारडम जो एक थिएटर के अंदर नजर आता है किसी एक स्टार का, बहुत दिनों के बाद मैंने थिएटर में देखा, एक्सपीरियंस किया। क्योंकि सलमान शाहरुख की फिल्में आती हैं, हम देखते हैं, जीरो भी मैंने देखी थी, लेकिन जो पठान में लोगों को मैंने चिल्लाते चीखते देखा, शायद ये बहुत सालों के बाद मैंने किसी स्टार की फिल्म में एक थिएटर का नज़ारा देखा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लोग अभी भी माना जा रहा है कि एक से ज़्यादा शो देखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आप हमसे जुड़ी और इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में पठान फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो मुंबई पहुंचेगी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सवाल इंडिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।